अस्सलामुअलैकुम बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग बच्चा। अब तक हमारे हो गए हैं कितने लेक्चर हो गए? 11 लेक्चर हो गए ना। आज 12th लेक्चर है। इससे पहले जो हमने पढ़ा आई होप के समझ में आ गया होगा और याद भी कर लिया होगा, क्योंकि अब टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है ना। सैटरडे को टेस्ट है। सैटरडे को जो टेस्ट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का और कार्नोट एंजन का, ठीक है, पूरे कार्नोट एंजन का, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे एक तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी और प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा भी दी हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें क्या करना है कि डेटा बना के रखना है, ठीक है। डेटा बनाना है तुम लोग को खुद से और कोशिश करना, और वैसे नहीं भी आएगा तो मैं करवाऊँगी, उनके सोल्यूशन दूँगी मैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 8 जो है एंड हो जाएगा, ठीक है ना। आज जो है ये चैप्टर 11 का लास्ट लेक्चर है। चैप्टर 11 जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है कि अब जैसे ही तुम्हारा चैप्टर 11 कंप्लीट होगा तो तुम्हारा टेस्ट होगा, एक थ्योरी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स भी हैं, थ्योरी भी हैं। ऐसा करती हूँ, थ्योरी का मैं अलग ले लेती हूँ, प्रॉब्लम्स का अलग लूँगी, ठीक है। थ्योरी का लूँगी, फिर प्रॉब्लम्स का बाद में लूँगी। एक दिन थ्योरी का होगा तो उसके अगले दिन ही मैं प्रॉब्लम का लूँगी, एक दिन के गैप या 2 दिन के गैप से। फिर इसके बाद जब प्रॉब्लम्स का और थ्योरी का अलग अलग टेस्ट दे दोगे तो फिर मैं टेस्ट लूँगी पूरे चैप्टर का, ठीक है। फिर पूरे चैप्टर का लेंगे, टेस्ट देना होगा। कैसे दोगे? उसमें थ्योरी भी होगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी और MCQs भी होंगे। तो उसी लिहाज से अपनी तैयारी भी रखो, ठीक है। ओके। और नेक्स्ट वीक 1 या 2 क्लासेस में लाइव भी लूँगी, ठीक है। लाइव क्लासेस होंगी 1 दिन या 2 दिन, देखेंगे किस तरह से सेटअप बनता है। अच्छा, अभी तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने पहले भी थोड़ा सा पढ़ाया था, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 स्टेटमेंट्स थे। एक क्या था? केल्विन्स स्टेटमेंट और एक था क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट क्या था? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और वर्क, ठीक है ना। कि अगर हम यानी नेचुरल फिनोमेना अगर हम देखें तो क्या है कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है या मूव करती है, वो हमेशा कैसे मूव करती है? फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है ना। हमेशा हॉट से किस तरफ मूव करती है? कोल्ड की तरफ मूव करती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। एग्जाम्पल क्या? जैसे गर्म पानी से भरा हुआ एक ग्लास अगर टेबल पर रख दो तो थोड़ी देर में क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि हाई टेम्परेचर से किस तरफ जाता है? लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना। हीट हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है। अगर इसके अपोजिट हम करें, मैंने कहा एक नॉर्मल जो टैप वाटर है मैंने वो लिया, ग्लास भर के रख दिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि वो ठंडा हो जाए। जैसे हम फ्रिज से निकालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है ना। मुझे ये तो पता है कि अगर मैं गर्म पानी का भरा हुआ गिलास रखूँगी तो वो थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। जो रूम टेम्परेचर है वो इतना गर्म नहीं रहेगा जो गर्म उबलता हुआ पानी हमने डाला सपोज। लेकिन अगर मैं नॉर्मल पानी रखूँ, ठीक है, या उबलता हुआ पानी रखूँ, अब मैं चाह रही हूँ ये किसी तरह से ठंडा हो जाए, ठीक है ना। कि कितना ठंडा हो जाए? जैसे हम फ्रिज से निकालते हैं ना, टेम्परेचर उसका लो चला जाए तो टेम्परेचर उसका आ जाए, मैंने कहा भाई 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 या 20 डिग्री पे आ जाए। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए वो खुद से होगा पर ठंडा? खुद से तो नहीं होगा ना। उसके लिए हमें आइस क्यूब्स डालनी पड़ेगी या पानी से भरे हुए ग्लास को हम फ्रिज में रखेंगे। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि हीट जो मूव करती है वो हमेशा हायर से लो लेवल की तरफ जाती है, ठीक है। अगर हमें इसके अपोजिट काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि पानी ही की एग्जांपल लें, पानी से भरे हुए ग्लास की, तो उसमें मुझे या तो आइस क्यूब्स डालने होंगे, है ना। आइस क्यूब्स डालेंगे तो ठंडा होगा, या फिर क्या होगा? उसको उठा के फ्रिज में रख दे तो भी ठंडा हो जाएगा। उसके लिए हमने कुछ काम किया, ठीक है। तो यही चीज़ क्या है? क्लासियस स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लासियस क्या कहता है कि हीट जो है इम्पॉसिबल है कि वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करे, और उसके लिए मतलब कोई काम या एनर्जी भी हमें ना तो एनर्जी दें, ना कोई एक्स्ट्रा काम हो रहा है, और ख़ुद से कभी भी कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, मूव नहीं करती, खुद से नहीं करती, बल्कि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जैसे पानी से भरा हुआ गिलास है, वो खुद ब खुद ठंडा होगा? वो खुद ब खुद तो ठंडा नहीं होगा,
यानी वो क्या है, उस पानी के टेम्परेचर को हमें और कम करना है। मैंने कहा भाई रूम टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जो है पानी ज़ाहिर है उसका भी टेम्परेचर वही 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया, ठीक है ना। अब मैं चाह रही हूँ इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं कम कर दूँ, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाऊँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ कि इसको इसमें से और हीट निकालना चाह रही हूँ। उसको क्या करना चाह रही हूँ मैं, करना चाह रही हूँ कि ये ठंडा हो जाए, खुद से हो किसी तरह से हो। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। तो यही चीज़ क्या है क्लासिस स्टेटमेंट, कि अगर हीट को मूव करवाना है कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे फ्रिज है या हमारे स्प्लिट हैं, उनमें क्या होता है, थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं। थर्मोस्टेट्स का काम क्या होता है कि टेम्परेचर को वो मेंटेन रख रहा होता है ना। थर्मोस्टेट्स क्या होते हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वहाँ तक थर्मोस्टेट का फंक्शन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन क्या कहता है कि कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कंटिन्यू क्या करे, काम करती रहे और जितनी सारी की सारी हीट एनर्जी उसको वर्क डन में चेंज कर दे, ठीक है ना। कि कोई भी ऐसी मशीन, ये इम्पॉसिबल है कि कोई मशीन वो कंटिन्यूसली काम करे और जितनी एनर्जी उसको मिल रही है उसको पूरी एनर्जी को वर्क डन में चेंज करे विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट और एनी लॉस, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मशीन चल रही है, कोई इंजन है, ठीक, और वो उससे हम क्या कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इनपुट का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अब केल्विन यही चीज़ बता रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि केल्विन और जो क्लासियस के स्टेटमेंट हैं वो इक्विवेलेंट है। अगर हम कहें एक गलत है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो भी फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी मैं क्या ले रही हूँ कि मैंने कहा सपोज हमने एक ऐसी मशीन बना ली जो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, वो काम कर रही है, ठीक है, और सारी के सारे इनपुट को आउटपुट में चेंज कर रही है विदाउट एनी लॉस। कि एक ऐसी मशीन हमने बनाई, ठीक है, जो कंटिन्यू काम करती जा रही है और जितना उसे इनपुट मिल रहा है उसको आउटपुट में चेंज कर रही है विदाउट एनी लॉस। इसका मतलब वो जो इंजन होगा, वो जो मशीन हमने बनाई होगी, वो परफेक्ट मशीन होगी। उसको अगर हम रेफ्रिजरेटर में लगा दें, अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि फ्रिज के अंदर की जो होता है ना एनवायरनमेंट, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। फ्रिज के पीछे जो जालियाँ लगी होती है, कभी उनको टच करो तो वो हल्की हल्की गर्म होती हैं। गर्म क्यों होती हैं कि फ्रिज कैसे काम कर रहा होता है, ज़ाहिर इसमें डिवाइसेस लगी होंगी ना। अब हम रेफ्रिजरेटर की कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे, इसमें डिवाइसेस होंगी जो क्या कर रही है, अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ फेंक रही है। इसी तरह अगर हम एसी की स्प्लिट की एग्जांपल लें तो उसमें देखो, स्प्लिट में तो नज़र भी आता, आउटर लगा होता है, उसका फ़ैन होता है जो बाहर लगा होता है। अब स्प्लिट क्या करता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करके उसको बाहर की तरफ, आउटर क्या करता है, वो आउटर की तरफ देता है, आउटर क्या करता है, बाहर उसको सराउंडिंग में फेंकता जाता है हीट को। इसलिए आउटर के पास जाओ ना तो हमें गर्मी फील भी होती है। अच्छा, तो अब क्या है कि अगर हम क्या करें, मैंने कहा कि हमने एक ऐसी मशीन बना ली जो क्या कर रही है कि हम जितना इनपुट इसे दे रहे हैं वो सारे इनपुट को आउटपुट में चेंज करती है विदाउट एनी लॉस। उसको अगर हम स्प्लिट या रेफ्रिजरेटर के साथ लगा दें तो फिर हमें किसी और डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो परफेक्ट इंजन जो है वो काम करेगा, क्योंकि वो परफेक्ट इंजन होगा। वो क्या करेगा कि अंदर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता जाएगा और बाहर की तरफ फेंकता जाएगा। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने के लिए कोई दूसरे डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि जो केल्विन है, केल्विन तो क्या कहता है, ठीक है ना, केल्विन क्या कहता है कि ऐसी मशीन इम्पॉसिबल है बनना कि जो सारे के सारे इनपुट को आउटपुट में चेंज करे, ठीक है। क्लासिस क्या कहता है कि हीट को अगर मूव करवाना है फ्रॉम कोल्ड टूवर्ड्स हॉट तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। कोई वर्क डन या कोई ऐसी डिवाइस नहीं, वर्क डन या काम, एनर्जी से यहाँ मुराद क्या है कि हमें ऐसी कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है कि अगर परफेक्ट इंजन बन गया, ठीक है, उसको फ्रिज के साथ लगा लो तो फिर वो क्या करेगा कि कोल्ड बॉडी से
टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और हॉट की तरफ फेंकता चला जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसका मतलब अगर केल्विन का जो है स्टेटमेंट, उसको अगर हम कहें कि ये फॉल्स है, तो क्लासेस के स्टेटमेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो भी फॉल्स की तरफ ही चला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अगला टॉपिक क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी क्या है इसकी मैं पहले फॉर्मूले से बताना चाह रही हूँ। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी को चेंज करते हैं, सॉरी शो करते हैं किससे, डेल्टा एस से। डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर। अच्छा, टी के साथ टेम्परेचर नहीं आएगा, यहाँ हटा देना, ये टी होगा। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये क्या होता है कि जब अमाउंट ऑफ हीट को हम टेम्परेचर से डिवाइड करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, एंट्रोपी के। इसका यूनिट क्या होगा, हीट का जूल्स होता है, टेम्परेचर का क्या है यूनिट, ठीक है, केल्विन। तो जूल्स पर केल्विन इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं एंट्रोपी की तरफ। एंट्रोपी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और क्या होता है, ये होता है बेसिकली डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस एंड इन एनी प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट और इन, बेसिकली ये क्या है कि या तो इसको फार्मूले से याद कर लो, क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट को जब हम टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एंट्रोपी के। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। डिसऑर्डरनेस से मतलब क्या, ले लो कि सपोज मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, हमने इसमें बॉल्स रख दी, मैंने कुछ ब्लू कलर्स की बॉल अरेंज करके रख दी। मैंने कहा 4 लाइन्स ब्लू कलर्स की बॉल्स की थी, फिर अगली 4 लाइन्स जो है रेड कलर की बॉल्स की हमने लगा दी। वो अरेंज हमने की हुई है, वो नज़र आ रही, भाई रेड अलग है, ठीक है, उसकी रेड की 4 लाइन्स अलग हैं और ब्लू की 4 लाइन्स अलग हैं। अब क्या किया, मैंने उसको हिला दिया। हिलाने से क्या होगा, रेड हमने जो अरेंज करके रखी थी उसकी अरेंजमेंट बिगड़ जाएगी, है ना, वो इधर से उधर मूव कर जाएंगी। अब रेड और ब्लू बॉल्स मिक्स हो जाएंगी, तो वो डिसऑर्डरनेस, उसको हम क्या कहेंगे, ये डिसऑर्डरनेस है। ठीक है ना, तो एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज़ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ये है व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज द डिसऑर्डरनेस होगा। ठीक है, द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज्ड, या फिर क्या है, व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ईदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज। ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है कि या तो एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम्स की तरफ। इससे पहले 8 प्रॉब्लम्स मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है ना, ये है प्रॉब्लम नंबर 9, चैप्टर नंबर है 11। इसमें कहते हैं क्या ही अच्छा, इससे पहले मैं बता देती हूँ कुछ टर्म्स कि अगर हीट है तो हम किससे शो करेंगे, डेल्टा क्यू से। वर्क डन है तो डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, टेम्परेचर है तो टी। अच्छा, अगर इसके अलावा होता है कि लिखा हुआ है एब्जॉर्ब्ड हीट, तो एब्जॉर्ब्ड हीट को शो करते हैं Q1 से। ठीक है, और अगर लिखा हुआ रिजेक्टेड हीट तो रिजेक्टेड हीट को शो करेंगे Q2 से। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है सोर्स, तो सोर्स के लिए जो हीट होती है वो Q1 होती है। अगर सिंक है तो सिंक क्या होता है हमारे पास, Q2 या T2 होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर गिवन है तो हाई टेम्परेचर को हम T1 से शो करते हैं और लो टेम्परेचर को हम शो करेंगे T2 से। अगर एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी को शो करेंगे कैपिटल E से, या फिर उसका साइन यूज कर, सिंबल यूज करेंगे ईटा। ठीक है, सिंबल भी यूज कर सकते हैं। सिंबल क्या होता है, जैसे स्मॉल एन बनाया तो स्मॉल एन की हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड वाली उसकी होती है ना, स्मॉल एन बना तो एक साइड उसकी लंबी कर दी तो वो ईटा बन जाता है। या तो ईटा से शो करते हैं या फिर किससे शो करेंगे हम, कैपिटल ई से। ठीक है, अगर हीट है तो उसका यूनिट होगा जूल्स, वर्क डन है तो वर्क डन का यूनिट भी हीट जूल्स ही होगा। ठीक है, टेम्परेचर को रखेंगे केल्विन में। ठीक है, टेम्परेचर को किस में रखेंगे, केल्विन में। अच्छा, टेम्परेचर क्या हमेशा हर उसमें क्वेश्चन में हम केल्विन में करेंगे, सिर्फ एक जगह पे हम नहीं करते कि जहाँ पे फॉर्मूले में आता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और फॉर्मूले में स्पेसिफिक हीट आ रहा है वहाँ, या फिर अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ गिवन है, न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल में गिवन है अल्फ़ा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू या फिर स्पेसिफिक हीट गिवन है। ठीक है, सी
तो क्या होता है, अल्फा या बीटा इनके यूनिट होते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। इसी तरह से जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में लेते हैं, ठीक है ना, सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में लेते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट का जिक्र है तो फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड में रहने देते हैं उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर केल्विन है तो केल्विन रहने देंगे, उसको भी चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है और टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में, तो हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड ही में रहने देंगे। अगर केल्विन है तो केल्विन में रहने देंगे। वहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूले में अल्फ़ा बीटा या स्पेसिफिक हीट अगर हो तो हम वहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड रखें तो भी सही होता है, केल्विन रख दें तो भी सही होता है। अदरवाइज़ हर प्रॉब्लम में अगर टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में तो हम केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। क्वेश्चन है 11.9। इसमें कहते हैं हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल्स ऑफ वर्क। हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल्स ऑफ वर्क मींस ये क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू एक ही चीज़ है, हम दोनों से शो कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू कितना है, 200 जूल्स कहते हैं, परफॉर्म्स 200 जूल्स ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 20%। एफिशिएंसी है तो इसको हम कैपिटल ई से भी शो कर सकते हैं और यहाँ पे शो किया है ईटा से। तुम लोग ई भी रख दोगे ना कैपिटल ई तो भी सही है। कितना है, 20%। फिर आगे कहते हैं फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, पार्ट ए में कहते हैं हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। देखो हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो ये कौन सी हीट है, एब्जॉर्ब्ड हीट। तो एब्जॉर्ब्ड हीट को शो करेंगे Q1 से, यानी पार्ट ए में हमें क्या चीज़ फाइंड करना है, Q1। फिर पार्ट बी में कहते हैं हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड मीन्स रिजेक्टेड, ठीक है। एक्सपेल्ड क्या है, रिजेक्टेड हीट, तो ये क्या हो जाएगी, Q2। तो हमें Q1 एब्जॉर्ब्ड हीट, रिजेक्टेड या एक्सपेल्ड हीट क्या है, Q2 हमें फाइंड करना है। वर्क डन गिवन है 200 जूल्स, एफिशिएंसी गिवन है 20%, ठीक है। वर्क डन क्या है, W, एफिशिएंसी क्या है, ईटा या कैपिटल ई। Q1 और Q2 हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, डेटा बनाओगे, इसमें डेटा नहीं बना हुआ, ठीक है। डेटा की हेडिंग, डेटा बना हुआ है लेकिन हेडिंग नहीं लगाई। तुम लोग डेटा की हेडिंग लगाओगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएगी तो लगाओगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है एफिशिएंसी या ईटा, एक ही बात है, इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय Q1। यहाँ इन्होंने W रखा हुआ है तो भी सही है, ठीक है ना। डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय Q1, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, अच्छा ऊपर चेंज कर दिया इन्होंने। जो एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी का परसेंट हमें ख़त्म करना होता है, परसेंट रिमूव करना होता है। तो एफिशिएंसी का जो परसेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू गिवन है उसको 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे 20% था तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंट का साइन हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि देखो फॉर्मूला क्या है, ईटा इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय Q1। ईटा का मतलब क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी गिवन है, 0.2। तो एफिशिएंसी की जगह क्या रख देंगे, 0.2। वर्क डन की जगह वर्क डन की वैल्यू रखेंगे 200 और क्या है, डिवाइडेड बाय Q1। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0.2 और Q1 को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 0.2। जब Q1 और 0.2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 की जगह Q1 आ जाएगा और Q1 की जगह 0.2 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Q1 आएगा 1000 जूल्स। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। जब थ्योरी हम कर रहे थे तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है Q1 माइनस Q2 के। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था Q1 और Q2। Q1 तो हमने फाइंड कर लिया, हमें Q2 चाहिए था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या करो, डेल्टा W की जगह इसकी वैल्यू रख दो 200, Q1 की जगह रखो 1000। इसको सॉल्व करो तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 जूल्स। ओके, ये 9th प्रॉब्लम थी। अब है प्रॉब्लम नंबर 10। अब इसमें कहते हैं अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रेजरवायर एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। अच्छा,
ठीक है, अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन में कहते हैं हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रेजरवायर एट टेम्परेचर ऑफ, दो टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर टेम्परेचर गिवन होते हैं तो जो लो टेम्परेचर होता है उसको शो करेंगे T2 से, और जो हाई टेम्परेचर है उसको शो करेंगे T1 से। ठीक है, लो टेम्परेचर को किससे शो करेंगे? T2 से, और हाई टेम्परेचर को शो करेंगे T1 से। तो T1 कितना है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें फाइंड क्या करना है? एफिशिएंसी कैपिटल E या ईटा। अच्छा, यहाँ पे सेंटीग्रेड में देखो गिवन है टेम्परेचर, तो हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 में भी 273 प्लस करेंगे, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम 273 ऐड करेंगे केल्विन में चेंज करने के लिए। फिर फार्मूला, अब फिर एफिशिएंसी को भी चेंज करेंगे। एफिशिएंसी नहीं, चेंज नहीं करेंगे, एफिशिएंसी तो हमें फाइंड करनी है, सॉरी। तो फिर क्या करेंगे हम? ओके, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, ये फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देना। ठीक है, ये 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 को ब्रैकेट में रखना। ठीक है, ईटा इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद लिखना हम मल्टीप्लाई का साइन, फिर 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है, अब क्या करो? T2 की जगह T2 की वैल्यू रख दी 298, और T1 की जगह T1 की वैल्यू रख दी 573। पहले 298 को 573 से डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद क्या करोगे? 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ गई एफिशिएंसी इक्वल्स टू 0.48। ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे एफिशिएंसी को जब हमने ख़त्म किया था इससे पहले वाले फॉर्मूले में 20% था, तो उसको 100 से डिवाइड किया था। अब हमें एफिशिएंसी परसेंट ही में चाहिए होती है, तो 0.48 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ गलत लिखा हुआ, डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। 0.48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 48%। ये होगा 0.48, मल्टीप्लाई का साइन, फिर होगा 100, डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 48%। ओके, अब लास्ट प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 11 की। ये है प्रॉब्लम नंबर 11, और ये लास्ट प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 11 की। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चन में कहते हैं द लो टेम्परेचर रेजरवायर ऑफ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड and has an efficiency of 40%. How much the temperature of the high temperature reservoir be increased to increase the efficiency to 5050 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा देखो, क्वेश्चन में क्या है? एक टेम्परेचर गिवन है, दो एफिशिएंसीज गिवन है। अब क्वेश्चन में कहते हैं द लो टेम्परेचर रेजरवायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर होता है T2। ठीक है ना, अगर इससे पहले वाले में देखो टेम्परेचर गिवन था, टेम्परेचर गिवन थे, क्या था? एक था 25, दूसरा था 300। तो जो लो टेम्परेचर है उसको हम शो करते हैं T2 से, और जो हाई टेम्परेचर होता है वो होता है T1। अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक ही टेम्परेचर गिवन है, लेकिन लिखा हुआ है लो टेम्परेचर, तो इट मीन्स लो टेम्परेचर है, तो ये क्या है? T2 कितना है? 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये लो टेम्परेचर क्या होगा? T2, और T2 कितना है? 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे T2 इक्वल्स टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 280 केल्विन। यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम ऐड करेंगे, हम लिखेंगे T2 इक्वल्स टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल्स टू 280 केल्विन। ठीक है, फिर इसके बाद दो एफिशिएंसीज गिवन है, एक है 40, एक है 50। तो हम इसको शो करेंगे E1 और E2 से। ठीक है, E1 है 40% और E2 है 50% ठीक है, या ईटा1 ईटा2 से शो कर दो। परसेंट को ख़त्म करेंगे तो 40 को भी डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.40। ठीक है, और 50 को भी डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, एफिशिएंसी को हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि कहते हैं लो टेम्परेचर एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स ये है T1, इसको केल्विन में चेंज करेंगे। एफिशिएंसी 40%, ये क्या? ईटा1 या E1। फिर कहते हैं हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रेजरवायर बी इंक्रीज्ड।
हाई टेम्परेचर रेजरवायर लिखा है ना, हाई टेम्परेचर रेजरवायर का मतलब ये T1 का जिक्र कर रहे हैं। लो टेम्परेचर रेजरवायर है तो T2, हाई टेम्परेचर रेजरवायर है तो क्या होगा T1। कहते हैं हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रेजरवायर बी इंक्रीज्ड। कहते हैं जो हाई टेम्परेचर होता है उसको कितना इंक्रीज करें, हाई टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करें, बी इंक्रीज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी 50%। कहते हैं अगर एफिशिएंसी को हम 40% से बढ़ा के 50% करना चाहें, ठीक है, एफिशिएंसी है 40%, उसको बढ़ा के 50% करना है, तो इसको 50% करने के लिए बताएं कि जो हाई टेम्परेचर है उसको कितना इंक्रीज करें, यानी जो T1 है उसको कितना इंक्रीज करें कि जो एफिशिएंसी है वो 40 से बढ़ के 50 हो जाए। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन T1, इंक्रीज इन T1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो एफिशिएंसी को शो किया है ईटा और ईटा डैश से शो किया है, हम लोग E1 E2 से भी शो कर सकते हैं। तुम लोग लिखना E1 इक्वल्स टू 40% डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.4, फिर लिखना E2 इक्वल्स टू 50% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इक्वल्स टू 0.5, और T2 कितना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो पीछे भी लिखा हुआ है, दोबारा लिख दिया है। एनीवेज हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन T1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, इंक्रीज इन T1, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हेडिंग लगाई सॉल्यूशन की, फॉर्मूला लिखेंगे E1 जैसे मैं कह रही हूँ वैसे लिखना। ठीक है, कैपिटल E के साथ राइट हैंड साइड पे नीचे छोटा सा 1 लगा देना। E1 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, E1 कितना है 0.4, उसकी वैल्यू रख दी, 1 माइनस T2 की जगह T2 की वैल्यू रखेंगे, क्या है 280 डिवाइडेड बाय T1। ये इतना करने के बाद क्या करेंगे कि 280 डिवाइडेड बाय T1 क्या है माइनस में, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पहले से है 0.4, और 0.4 को हम लेकर आ जाएंगे राइट साइड पे, तो 0.4 1 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, 1 अपनी जगह पे है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4। 0.4 देखो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में है, इसको जब हम राइट साइड पे लाएंगे 0.4 को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, और 280 डिवाइडेड बाय T1 यहाँ पे क्या है माइनस में है राइट हैंड साइड पे, इसको शिफ्ट कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा प्लस 280 डिवाइडेड बाय T1, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.4। 1 में से जब 0.4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि T1 और 0.6 को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 की जगह आ जाएगा आ जाएगा T1, और T1 की जगह आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, अब 280 को 0.6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 466.66 केल्विन। ठीक है, ये आ जाएगा T1 हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला हमने पहले E1 के लिए लिखा था, अब लिखेंगे E2 के लिए, ये हो जाएगा E2 इक्वल्स टू E2। ठीक है, इन्होंने डैश लगाया हुआ है, हम 2 लगा देंगे, या डैश भी लगा दो, एक ही बात है, ये हो जाएगा E2 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, क्या हो जाएगा E2 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1। अच्छा देखो, जब हम E1 का फॉर्मूला लिखेंगे E1 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, तो हमने T1 फाइंड कर लिया। अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे E2 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, यहाँ से भी हमें T1 ही फाइंड करना है, तो दोनों में डिफरेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम E1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा E1 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, लेकिन जब इसी फॉर्मूले को E2 के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा E2 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1 डैश। T1 के साथ डैश लगाएंगे। ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस रहे, कि जब एफिशिएंसी 40 रखी थी तो क्या है हमारे पास T1 है, जब एफिशिएंसी हम 50 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा T1 डैश। बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। E2 क्या है 0.5, T2 वही रखेंगे 280,
इसको सॉल्व करेंगे 280 डिवाइडेड बाय T1 डैश को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 0.5 को हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे। फिर इसके बाद T1 डैश को और 0.5 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा T1 डैश इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 0.5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 560 केल्विन। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखो T1 डैश की वैल्यू ज़्यादा है या T1 की। T1 डैश आया 560 और T1 हमारे पास आ रहा है कितना, 466.6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमें T1 फाइंड करना था ना, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा T1, लिखना डेल्टा T1 इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T1, जो बड़ी वैल्यू है इसको प्लस में रखेंगे, T1 डैश ज़्यादा है तो उसको प्लस रखेंगे, T1 कम है तो वो हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा डेल्टा T1 इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T1। ठीक है, हम लिखेंगे डेल्टा T इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T1। T1 डैश कितना है 560, इसमें से हम माइनस कर देंगे, T1 कितना है 466, तो ये आ जाएगा 93.3 केल्विन। अच्छा, ये तुम्हारा लास्ट प्रॉब्लम था चैप्टर 11 का, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 11 यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मैंने तुम लोगों को कुछ रीजंस दी थी, मुझे उसके आंसर्स चाहिए थे, वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना है। ठीक है, और उस एक मैंने कहा था वो मैं खुद से समझाऊंगी। अच्छा, अब ये जो आगे प्रॉब्लम्स है ना, देखो ये वाली आगे जितनी, ये वाली भी, ये तो सॉल्व है, इनको देख लेना, समझाऊंगी मैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं, इसका तुम्हें क्या करना है, डेटा बनाना है। सिर्फ क्या करना है, डेटा बनाना है। ठीक है, अगर VRM में रूट मीन स्क्वायर स्पीड है या वेलोसिटी तो VRMS होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो VRMS का भी मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें गिवन हैं, ये उसी तरह से जो मैं पहले करवा चुकी हूँ उसी तरह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनके सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने हैं और डेटा बनाने हैं। ठीक है, इनका क्या करने हैं, तुम्हें डेटा बनाने हैं सिर्फ। और ये जो सोल्यूशन मैंने दिए हैं इनको एक नज़र देख लेना। और यहाँ तक तो ये प्रॉब्लम 11 थी, ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये 4 प्रॉब्लम्स मैंने और दी हैं, 4 हैं कि 5 देख लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना, समझाऊंगी मैं। ये भी 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इनका डेटा भी है, इनके सोल्यूशन भी है, इनको पढ़ना, समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं। वैसे मैं कल के लेक्चर में समझाऊंगी ये। और ये जो मैंने दिए हैं इनके तुम एटलीस्ट डेटा तो बनाओ ना, एटलीस्ट डेटा बनाओ। सोल्यूशन में अपलोड करूँगी इनके। ठीक है ना, मैं चाह रही हूँ कि खुद से भी काम करो, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें। नहीं भी आएगा तो भी मैं समझाऊंगी। तुम लोग डेटा बनाओ, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व का सोल्यूशन अपने पास रखो, जब मैं इसको अपलोड करूँगी तो कंपेयर कर लेना। ठीक है, और जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूँगी। अच्छा, आज का लेक्चर तो यहाँ तक था। अब तुम्हारा टेस्ट है सैटरडे को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट एंजन का। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स का क्या करूं, चलो प्रॉब्लम्स नहीं दे रही मैं, थ्योरी दे रही हूँ सिर्फ। ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं हैं, थ्योरी हैं। फिर तुम्हारा टेस्ट है मंडे को, ये तो सैटरडे का टेस्ट था ना। अब मंडे को जो टेस्ट है तुम्हारा, वो है तुम्हारे चैप्टर 11 की प्रॉब्लम्स का टेस्ट है। चैप्टर 11 में 11 ही प्रॉब्लम्स हैं। चैप्टर 11 की जितनी प्रॉब्लम्स मैंने करवाई हैं ना, प्रॉब्लम्स भी, एग्जाम्पल्स भी, इनका टेस्ट है तुम्हारा मंडे को। ठीक है, मंडे को चैप्टर 11 की सारी प्रॉब्लम्स का टेस्ट हो जाएगा। तो और जिसमें ये जो मैंने आज न्यूमेरिकल करवाए ना, ये सारे इंक्लूडेड होंगे। या ऐसा करते हैं, चलो मंडे नहीं, एक दिन और दे देती हूँ, ट्यूसडे दे देती हूँ। ठीक है, ट्यूसडे को टेस्ट है, और जो आज मैं दे रही हूँ ना काम, तो इसको मैं अपलोड कर दूँगी मंडे को, मैं बल्कि संडे को ही कर दूँगी। ठीक है ना, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसको कोशिश करना खुद से करो, इसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और मंडे को फिर मैं थोड़ा बहुत इसमें जो भी है वो समझा दूँगी। अब तुम्हारा टेस्ट होगा चैप्टर 11 की प्रॉब्लम्स का। ठीक है, चैप्टर 11 की जितनी भी प्रॉब्लम्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, जितनी प्रॉब्लम मैंने आज समझाई हैं और जिसका मैंने कहा डेटा बनाओ, ये सारी इंक्लूडेड है। इसका टेस्ट है ट्यूसडे को। ठीक, अच्छा अब ट्यूसडे के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा चैप्टर 11 की पूरी थ्योरी का।
पूरे चैप्टर 11 की थ्योरी का टेस्ट है तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा ट्यूसडे को टेस्ट है प्रॉब्लम्स का चैप्टर 11 की, फिर अब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे को टेस्ट है चैप्टर 11 की थ्योरी का। थर्सडे को टेस्ट होगा चैप्टर 11 की थ्योरी का, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा मंडे को, एक टेस्ट है तुम्हारा सैटरडे को। सैटरडे के बाद जो मंडे आ रहा है, एक दिन के बाद, ठीक है ना, संडे के बाद जो मंडे आ रहा है तुम्हारा, मंडे को नहीं बल्कि ट्यूसडे को टेस्ट है। ट्यूसडे के बाद थर्सडे को टेस्ट है चैप्टर 11 की थ्योरी का। जब थर्सडे को तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा तो फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बाद जो मंडे आ रहा है उस मंडे को तुम्हारा टेस्ट है चैप्टर 11 की पूरी थ्योरी का। थ्योरी भी, प्रॉब्लम्स भी, एमसीक्यूज़ भी होंगे, ठीक है। ये मैं हर लेक्चर में बताऊंगी तुम्हें कि टेस्ट कब है। अभी फ़िलहाल तो तुम्हें क्या करना है, सैटरडे को जो तुम्हारा टेस्ट है उसकी तैयारी करो, ठीक है। फिर वे सैटरडे को दोबारा बताऊंगी कि नेक्स्ट टेस्ट कब है। सैटरडे को सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट एंजिन का टेस्ट है, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है कि इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझो, समझ के करने की कोशिश करो, और जिनको मैंने सोल्यूशन दिया उसको भी खुद से समझो, तुम्हें खुद से चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो मैंने दिए इनके डेटा बनाना, अगर सॉल्व हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी होते तो नो प्रॉब्लम, मैं करवाऊँगी, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको देखना ज़रूर, पढ़ना ज़रूर, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तुम्हें चीज़ें समझ में आए और जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है। अगर इन सब तुम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 तुम्हारा पूरा तैयार हो गया। अब कल मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि जो चैप्टर 11 है वो एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर 11 पूरा। ये एमसीक्यूज़ में भी कम से कम 2 एमसीक्यूज़ आते हैं चैप्टर 11 से, ठीक है। 2 नंबर तो एमसीक्यूज़ ही हो गए। फिर इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आता है, ठीक है ना। इसका प्रॉब्लम तो ज़रूर आता है, हर साल आता है इसके न्यूमेरिकल। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी ज़रूर आता है। रीज़न भी इसमें से आते हैं, रीज़न इसमें से आते हैं, प्रॉब्लम, थ्योरी, एमसीक्यूज़, हर साल थ्योरी भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है, रीज़न भी होते हैं और एमसीक्यूज़ भी। चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 14 है, चैप्टर 17 है, ठीक है ना। 11, 12, 14, 17 ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। एमसीक्यूज़ भी आते हैं इनमें से, प्रॉब्लम्स भी आती हैं इनमें से, थ्योरी भी आती है इसमें से, रीजंस भी आती हैं इनमें से, ठीक है। ओके, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं बहुत दफ़ा बताऊंगी, रिपीट करूंगी, और ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि कौन सा चैप्टर किस तरह से एग्ज़ाम में आ रहा है, उसकी उसी तरह से तुम्हें तैयारी भी करनी है, ठीक है। चलो आज तक के लिए तो अल्लाह हाफिज़। बाकी हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अच्छी तरह से पढ़ा करो, गौर से देखा करो, और जो क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ उसके आंसर्स मुझे करा करो बेटा, ठीक है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अच्छा सा इसको याद करना और पढ़ना, प्रैक्टिस